सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। आज हम आपको प्राकृतिक संकट तथा आपदाओं के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे। सभी टू द पॉइंट्स ही हैं हमारे साथ। चलिए देखते हैं। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार में अभी भी आई हुई है। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? जो उत्तरांचल के जो मालपा भूस्खलन हुई थी ये पिथौरागढ़ जिला था। ओके दोस्तों। और किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तमिलनाडु में आती है। और किस नदी में मझौली नदी द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्र में मझौली नदी द्वीप स्थित है। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय। और हम जानेंगे संकट किस दशा में आपदा बन जाता है। दोस्तों, संकट जिस अवस्था में संकट के समय आपका जन धन का नुकसान होने लगे, उसकी संभावना बढ़ जाए, तब संकट क्या हो जाता है? आपदा बन जाता है। और यह मानव और प्राकृतिक दोनों की अवस्था में हो सकता है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो यह बाढ़ के स्थान पर आपदा के रूप में नजर आने लगती है। ये दोस्तों, ये मानव के द्वारा भी आ सकता है और प्राकृतिक दोनों अवस्थाओं में आ सकता है। हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र बोला गया है और हिमालय बोला गया है क्योंकि होता है जो प्रत्येक वर्ष जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्वी दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। जो हमारी इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्वी दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। लेकिन उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट जो होती है इसमें अवरोध पैदा करने लगती है, तो जिसके कारण प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या होने लगता है? ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है और जिसकी वजह से प्लेटों को जो लॉक होते हैं वो टूट जाते हैं और भूकंप आता है। इसीलिए हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आते हैं। क्यों? तो यूरेशियन प्लेट होता है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। क्यों होता है? तो जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्वी दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं? हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्पत्ति के लिए तूफान कैसे आता है? निम्न दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र जो उत्तर 30 डिग्री तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच मिलते हैं। और क्षोभमंडल में स्थिरता, तीव्र कोरियोलिस बल और मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफॉन की अनुपस्थितियाँ आदि स्थितियाँ अनुकूल हैं। और पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? जो पूर्वी भारत की बाढ़ होती है वो पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग होती है क्योंकि इसके अंतर्गत जो भारत की नदियाँ होती हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर आदि महानदी आदि नदियाँ प्रमुख है। जबकि पश्चिमी भारत की नदियों में नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माई आदि प्रमुख हैं। जो पूर्वी भारत में वर्षा जो होती है पश्चिमी भारत की अपेक्षा ज़्यादा होने की वजह से पूर्वी भारत में बाढ़ पश्चिम भारत की अपेक्षा ज़्यादा आती है तथा पूर्वी भारत की नदियों की बाढ़ पश्चिम भारत की नदियों की अपेक्षा भयंकर होती है। क्योंकि भैया वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आ रही है, बाढ़ का पानी आ रहा है, वैसे हिमालय से लगी हुई हैं तो उसमें पानी बह रहा है। और जब पानी बरसात होने लगी तो वहाँ नदियाँ उभर गई, बाढ़ आ गई। पश्चिम भारत में ऐसा नहीं होता है। पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा ज़्यादा क्यों पड़ता है? क्योंकि पश्चिमी मध्य भारत में वर्षा कम होती है और जिसकी वजह से क्या होता है? जो भूतल में जल की कमी होने लगती है, ज़्यादा वाष्पीकरण होने लगता है, कम वर्षा होती है, जलाशयों तथा भूमिगत जलों का हम अधिक प्रयोग करने लगते हैं। मतलब इतना सब कम होने के बावजूद भी हम अत्यधिक जल का फालतू में प्रयोग करते हैं, सूखा की मात्रा उत्पन्न हो जाती है। और मध्यवर्ती भाग पठारी है और पश्चिम भाग मरुस्थलीय हो जाता है और इन दोनों में वर्षा कम होने की वजह से सूखा की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। और भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करते हुए आपदा के निवारण के लिए कुछ उपाय बताइए। तो भारत में जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हैं वो हमारे अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएँ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र दोस्तों। और नीलगिरी के ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र हैं जिनमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते रहते हैं। अब देखिए
जो हिमालय के कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं जैसे लद्दाख, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में स्पीति क्षेत्र, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट के दक्कन पठारों के वृष्टि छाया क्षेत्रों में कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल में खदानों और भूमि के धंसने से भी भूस्खलन हो जाता है। या ऐसे होता है। अब उपाय क्या कर सकते हैं? आप जब भी कभी खेत बनाएं ऐसी जगहों पर तीव्र ढलान के क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करें। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सड़कों गांव के किनारे प्रतिरोध दीवारें बनाई जाती हैं, अब देखेंगे बनी होती हैं। और अधिक ढाल वाले या भूस्खलन वाले क्षेत्रों में मकान या भवन निर्माण आप ना करें। नदी की धारा अवरुद्ध ना करें। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में नदी के किनारे आप तटबंध बनाएं। सुभेद्यता क्या है? सूखे के आधार पर प्राकृतिक आपदा को भेद्यता क्षेत्रों में विभाजित करें और इसके निवारण के उपाय बताएं। सुभेद्यता क्या है मित्रों? प्राकृतिक संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से आसानी से प्रभावित करने की क्षमता को सुभेद्यता कहा जाता है। और तकनीकी विकास से मनुष्य ने प्राकृतिक संकट और आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में भी गहन गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जिससे प्राकृतिक संकटों और आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ाया गया है। 3 सूखे की तीव्रता के आधार पर भारत को निम्नलिखित आपदा भेद्यता क्षेत्रों में बांटा गया है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कहाँ मिल जाएंगे आपको? राजस्थान के पूर्वी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। और अत्यधिक सूखा राष्ट्र में ज़्यादातर भाग हैं, विशेषकर अरावली के पश्चिमी में स्थित मरुस्थलीय भाग और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल हैं, जहाँ 90 मिलीमीटर से कम औसत वर्षा होती है। अब सूखा निवारण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए हमको युद्ध स्तर पर योजना बनानी चाहिए। भूजलों के भंडारों के लिए सुंदर संवेदन उपग्रह मानचित्रण तथा भौगोलिक सूचना तंत्र जैसे विविध युक्तियों का उपयोग करना चाहिए। लोगों का सक्रिय सहयोग से वर्षा के जल संग्रहण के कार्यक्रम हमको बनाने चाहिए। अधिशेष से कमी वाले क्षेत्रों के लिए नदी जल का अंतर्द्रोणीय स्थानांतरण भी एक हद तक जल संकट को कम कर सकता है। कुछ अन्य उपाय भी हो सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बांधों का निर्माण और अनरोपण, सूखा रोधी फसलें उगाना, महाराष्ट्र की पानी पंचायत और हरियाणा में सूखो माझी प्रयोग, सूखे का मुकाबला के लिए लोगों का सुविख्यात प्रयत्न होता हो। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं। और भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या तो ना के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। अब ये कहता है किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकते हैं? विकास कार्य कैसे आपदा का कारण बन सकते हैं ये बताना है आपको। चक्रवाती, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि आपदा में आते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। जल स्तर के उतरने के पश्चात पास की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। आज हमने कई बड़े बड़े बांध बनाए हैं इस जो भूमि को सिंचित करते हैं, जल आपूर्ति जैसे कार्य किए हैं, विद्युत निर्माण हुआ, लेकिन बांध के टूटने के बाद क्या हो जाता है? बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है। परमाणु शक्ति वर्तमान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन चुका है। उद्योगों से अर्थव्यवस्था का विकास होता है, लेकिन औद्योगिक दुर्घटना कई बार आपदा का रूप ले लेती है। जैसे भोपाल गैस कांड में काफ़ी लोग मारे गए थे। ज्वालामुखी भी एक ही प्रकार का आपदा मानी गई है और ज्वालामुखी के उद्गार से काली मिट्टी बनती है, लेकिन वो कपास के लिए उपयोगी है। यातायात के मार्गों के निर्माण, उद्योगों, बांधों का निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में वन काटे जा रहे हैं जो वर्षा को प्रभावित करते हैं और सूखे की वजह बनते हैं। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो भी आपदा के कारण बने हुए हैं। दोस्तों आज आप हमारे साथ बने रहे छोटे से टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।